नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि फरवरी 2024 में असम विधानसभा में आगामी सत्र में बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। उनके अनुसार कई लोगों और संगठनों के साथ महीनों के परामर्श के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है। शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से कहा कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक असम विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जो 4 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि इस उपाय में राज्य के भीतर लव जिहाद को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि एकाधिक विवाह की प्रथा पर रोक लगाने वाले प्रस्तावित कानून पर टिप्पणी मांगने वाले एक सार्वजनिक नोटिस के जवाब में राज्य प्रशासन ने 139 सिफारिशें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 146 सिफारिशों ने जनता के व्यापक समर्थन को प्रदर्शित करते हुए इस उपाय का समर्थन भी किया है। 3 संगठनों ने कहा है कि वे बिल के खिलाफ हैं। 21 अगस्त को राज्य प्रशासन के एक नोटिस प्रकाशित कर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सार्वजनिक जानकारी मांगी। अधिसूचना में असम के लोगों में से 30 अगस्त को तक ये ईमेल के जरिए अपनी राय भेजने को कहा गया है। इसके अलावा राज्य को इस तरह के कानून को पारित करने के लिए असम राज्य विधानमंडल की विधायी अधिकारी की जांच के लिए एक विशेष समूह की स्थापना भी की है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने इस समस्या को लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि वे किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के पास मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर पीड़ित व्यक्ति समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दे और उसका समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण कराया जाए। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने का निर्देश दिया। घुसपैठियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। एक एक कर इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनी। उन्हें आश्वस्त कराया कि वे सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। उनके रहते किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टि प्रदान करना होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उनके कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश भी दिए हैं कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज की आर्थिक मदद की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद मनाए जाने वाले विजय दिवस पर भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कहा कि उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। उनका बलिदान, अटूट भावना लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत इन नायकों को साहस के सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विजय दिवस के मौके पर हम सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने 1971 में कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की, जिसका निर्णायक जीत मिली है। पाकिस्तान पर भारत की जीत से बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। इस जीत के याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कारगिल युद्ध के बहादुर सेनानियों को याद किया और कहा कि देश उनके समर्पण को सलाम करता है, जिसने देश की अखंडता को बरकरार रखा। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस पर मैं इस युद्ध के सभी वीर सेनानियों को याद करता हूं। आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के कारण कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा फिर से शान से लहराया गया। कृतज्ञ राष्ट्र अखंडता बनाए रखने की आपका समर्पण को सलाम करता है। देश अक्षुण्ण है। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। अगली खबर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। साहू ने कहा है कि मेरे साथ पहली बार ऐसी वारदात हुई है और मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि छापेमारी में जो पैसा पकड़ा गया है वह हमारी कंपनी का है। पैसा शराब बिक्री की कलेक्शन का है और इससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पैसा पकड़ा गया है वो काम का पैसा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम कई जगह विकास का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छापेमारी में मिला पैसा काम का पैसा है। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग 10 साल से कारोबार में हैं। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से बात करना चाहता था, राजनीति के चलते बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाता था। धीरज साहू ने आगे कहा, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। छापेमारी में मिला पैसा व्यापार का है। शराब बिक्री का कलेक्शन में जो पैसा मिला वो वही पैसा है। इससे किसी
दल या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कैश से ही व्यापार चलता है। अब इनकम टैक्स में छापा मारा है तो मैं सारा हिसाब दूंगा, मैं सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। इसमें छिपने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे फर्म हमारे परिवार के नाम से हैं। इनकम टैक्स खुद बताएगा कि बरामद पैसा काला धन है या सफेद धन। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, वो जवाब देंगे। शराब जहाँ जहाँ बिजनेस होता है अधिकतर जगह कैश से काम चलता है। छापेमारी में मिला पूरा पैसा मेरा नहीं बल्कि मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने 6 दिसंबर को बौद्ध डिस्टिलरी और इनके प्रमोटर्स के यहाँ टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी शुरू करी थी। अगली खबर, सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को यूपी विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने यह भी बताया था अखिलेश ने कैसे कैसे लूटा है। अगर किसी के खिलाफ 330 और 504 भी हो रहा है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ऐसे में अखिलेश कैसे बच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और रात में गुलदस्ता लेकर मोदी और योगी के पास शरणम गच्छामी करते हैं। कहते हैं कि जान बचाए रखिएगा, आप सरकार बनाए रखिए, हम लोगों को दिन में सिर्फ बोलने की छूट दीजिए। राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने यह भी बताया था कि अखिलेश ने कैसे कैसे लूटा था। इससे पहले भी राजभर ने अखिलेश यादव पीडीए को दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़कर बता रहे हैं, जबकि असली पीडीए से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। तीनों राज्यों में सीएम भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा, ब्राह्मण और आदिवासी बनाया है। इतना ही नहीं, राजभर ने कांग्रेस पार्टी की यूपी जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि ना भारत टूटा था और ना ही यूपी टूटा है। कांग्रेस पार्टी केवल जनता से जुड़ने का एक माध्यम बना रहा है। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 भारतीय अमेरिकी सांसद को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर मुकदमा चलाए जाने की जानकारी दी है। गुप्ता पर अमेरिका के एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के प्रयास में साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस सांसद अभी मेरा, प्रमिला नरपाल और रोह खन्ना ने राजा मूर्ति श्री थानेदार ने गुप्ता पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर बाइडेन प्रशासन की जानकारी मिलने के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है। गुप्ता पर 29 नवंबर को अमेरिका में अमेरिकी नागरिक कुरवंत पंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में कथित भागीदारी का आरोप लगाया गया है। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने बयान में कहा है कि कांग्रेस सदस्य के होने के नाते हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनका कल्याण हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुकदमे लगाए गए हैं आरोप बेहद चिंताजनक हैं। सांसदों ने बयान में आगे कहा कि हम सांसद हत्या की साजिश की जांच के लिए जांच कमेटी समिति गठन करने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं और यह बेहद जरूरी है कि भारत मामले की पूर्ण जाँच करे। अधिकारियों सहित जिम्मेदार लोगों को कसूरवार ठहराया गया है तथा आश्वासन दे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। भारत सांसदों की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारा मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी ने दोनों देशों को लोग के जीवन पर सार्थक प्रभाव डाला है, लेकिन हमें चिंता है कि मुकदमे में उल्लेखित समस्याओं को अगर उचित रूप से हल नहीं किया गया तो इससे साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है। आखिरी खबर, कांग्रेस ने शनिवार को 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश नाम का एक ऑनलाइन क्राउडेड फंडिंग अभियान शुरू करने की घोषणा की है और कहा है कि यह पहल 1920 और 21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि आज हम डोनेट फॉर देश के नाम से ऑनलाइन क्राउडेड फंडिंग कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल 1920 और 21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समान संस्थान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने के हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा उद्घाटन अभियान बेहतर भारत के लिए दान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 138 साल की यात्रा का जश्न मनाता है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि हमने अपने इतिहास को अपनाते हुए हम समर्थकों से एक तो 138 रुपये या 1380 रुपये या 13,800 रुपये या उससे अधिक के गुणवान दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो बेहतर भारत के लिए पार्टी की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन क्राउडेड फंडिंग के लिए 2 चैनल बनाए गए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान आधिकारिक तौर पर 18 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया जाएगा। साथ ही डोनेटेड लिंक भी लाइव होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी राज्य इकाई प्रमुखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने का आह्वान करते हैं। अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा घर घर दौरा करेगा। प्रत्येक बूथ में कम से कम घरों को लक्षित करना और प्रत्येक घर में कम से कम 138 रुपये का योगदान देना शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।